प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उछीर। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 17 के अति महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर बात करेंगे। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम विभिन्न वित्तीय संस्थाएं और बैंकों के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देश में कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। नंबर 2, निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं का संचालन जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों एवं सन 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। व्यापारिक बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां एवं अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में होता है, जैसे जमींदार, चिट फंड आदि। वर्तमान में अनेक व्यापारिक एवं बीमा कंपनियां भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं निम्नानुसार हैं। नंबर 1, बैंक। नंबर 2, बीमा कंपनियां। नंबर 3, साहूकार। नंबर 4, जमींदार। नंबर 5, स्व सहायता समूह। नंबर 6, चिट फंड। अब हम इन प्रमुख वित्तीय संस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंकों के बारे में। आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख का निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बैंक मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसी अनेक बैंक कार्यरत हैं। इसके अलावा सन 1991 के बाद निजी क्षेत्र में अनेक बैंक स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, इंडस बैंक आदि। नंबर 2, बीमा कंपनियां। बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। बीमा कंपनियां प्राप्त धनराशि का विभिन्न उत्पादक कार्यों में निवेश करती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। सन 1991 से
बीमा का क्षेत्र भी निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। नंबर 3, साहूकार। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृषक साहूकार या जमींदार। नंबर 2, व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। साहूकार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम हैं। इसका मुख्य कारण इनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली है, जिसमें ऊंची ब्याज दर, अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी, बेगार कराना आदि शामिल है। अतः सरकार ने साहूकारों पर नियंत्रण लगा दिया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 4, जमींदार। इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे। इनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे। जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण भी दिया करते थे। इनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों की शर्तें भी कठोर होती थीं। ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था। परिणाम स्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदार प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। नंबर 5, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देते हैं। इन बचतों को बैंकों में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह खाता समूह के नाम से होता है। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का हो सकता है, या फिर महिला और पुरुष दोनों का मिश्रित हो सकता है। परंतु यह देखा गया है कि महिला स्व सहायता समूह ही अधिक सफल रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्यों के बारे में। किसी भी स्व सहायता समूह के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना। नंबर 2, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना। नंबर 3, सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। नंबर 4, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना। नंबर 5, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना आदि।
स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली है। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक लक्ष्मी वाहिनी नाम से मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का कार्य करती है। नंबर 6, चिट फंड। चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गांवों में चिट फंड योजनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। वहां यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित होती हैं। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। यह सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि की सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता है उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार की चिट फंड योजनाएं किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या कुछ मित्र या रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं। उद्देश्यों में भिन्नता के साथ साथ अलग अलग तरह की अनेक चिट फंड योजनाएं देश में चल रही हैं।